हेलो ऑल, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का, जैसा हमने आपसे लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था। और इस क्वेश्चन में कुछ ट्रांजैक्शंस थोड़ी सी डिफरेंट है जिसको हम लोग बीच में समझेंगे और इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस लाइक। सबसे पहले मुझे बोलता है कि शो द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब पिछला जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें प्रोपराइटर ने सिर्फ कैश इंट्रोड्यूस करा था इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। यहाँ पे मेरे पास कैश के अलावा वो तीन चीजें इंक्लूड कर रहा है। दैट इज वेरी मच नॉर्मल। अगर आपके पास अपना कोई प्रीमाइसेस है जो खाली पड़ा है तो आप उसको भी तो लगा ही सकते हैं अपने बिजनेस में। तो यहाँ पे हमारा जो कैपिटल इंट्रोडक्शन है वो खाली कैश ना होकर के अलग अलग आइटम्स को कंस्टिट्यूट कर रहा है। फर्स्ट इज कैश, सेकंड इज गुड एंड थर्ड इज बिल्डिंग। सो these three items will constitute my capital. Next point, he purchased goods for cash. सिंपल सी चीज है, इस ट्रांजैक्शन में मेरा कैश से सामान खरीदा गया है तो मेरे पास से मेरी एसेट में कैश कम होगा और मेरा गुड्स जो है, स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर ₹35,000। मतलब 20,000 का सामान, तो मेरे गुड्स जो रिड्यूस होंगे वो 20,000 से होंगे, वाइल जो मैंने कमाया, जो मैंने कैश अर्न करा वो है 35,000। तो इसका मतलब मेरे पास 15,000 का स्ट्रेट प्रॉफिट हो गया। और हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो मेरे पास प्रॉफिट होता है वो मेरा कैपिटल में एड बैक कर देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को, इस ट्रांजैक्शन को जरा ध्यान से देखेंगे। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। कैश में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है, कुछ मेंशन नहीं है। लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने आपको समझा दिया था कि इन केस मुझे कुछ नहीं दिया गया है कि ट्रांजैक्शन कैश में हुई है या और किसी मोड में हुई है तो हम उसको मान के चलेंगे दिस इज माय क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इज दैट क्लियर? सो दिस इज माय क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड परचेज्ड, जब भी वर्ड्स लिखा रहेगा परचेज तो हम अज्यूम करते हैं कि हमने स्टॉक ही खरीदा होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मुझे बोलता है ही सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग ₹52,000 फॉर ₹60,000। यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है मेरा जो स्टॉक कम होगा वो होगा 52,000 का, लेकिन मैं उससे पैसा जो ले रही हूँ या मुझे मिलेगा वो है 60,000 रुपीज का। तो बेसिकली सिंपल सी चीज बोली जा सकती है कि 8,000 इज माई स्ट्रेट अवे प्रॉफिट दैट इज गोइंग टू बी इन माई कैपिटल। ओके, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमने गुड्स सेल करे हैं, जो यहाँ पे ये सेल हुई है, मुझे अगेन नहीं बताया गया है कि ये कैश है या क्रेडिट है, तो हम इस सेल को भी मेरी क्रेडिट सेल मानेंगे। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्रेडिट परचेज और ये है मेरी क्रेडिट सेल्स। अगर आपको याद हो तो क्रेडिट परचेज से जो डिफाइन होते हैं, जो आते हैं, वो होते हैं क्रेडिटर्स, और क्रेडिट सेल से जो मेरे पास आते हैं, उधार पे सामान बेचने से जो मेरे बैलेंस शीट में अमाउंट आता है उसका नाम होता है डेटर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। ही पेड कैश टू राहुल। ये जो ऊपर राहुल से अभी आपने सामान खरीदा था उसको अब हमने पे कर दिया है इन फुल सेटलमेंट। मतलब भाई साहब आपसे जितना पैसा लेन देन था ना, सब हिसाब किताब यहीं पे बराबर हो रहा है। राहुल को कितना पैसा देना था? हमने उससे 55,000 का सामान खरीदा था, लेकिन हमने थोड़ी सी यहाँ पे शान पत्ती करी और हमने उसको 53,000 रुपीज पे करे। ध्यान से देखेंगे, 55,000 पे करने थे अगर किसी को, और अगर हम 53,000 पे करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारा 2,000 का गेन। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा लेकिन हमने किसी को कम पैसा दिया, तो मेरा 2,000 का जो गेन है उसको मैंने क्या करना है? अगेन चुपचाप से कैपिटल में ऐड बैक कर दूंगी। और जो ये मेरा क्रेडिटर था 55,000 का, अब ये टाटा बाय बाय। नेक्स्ट देखते हैं, सैलरी पेड बाय हिम। उसने कुछ तनख्वाह पे करी, इसको देखेंगे हम क्वेश्चन में। अगेन ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण। अरे भाई, अब जिससे पैसा लेना था, बड़ी अच्छी बात है, इसी क्वेश्चन में पैसा वापस भी आ रहा है उनसे। और ये भी फुल सेटलमेंट में, मतलब जितना पैसा उसको देना था, उसको देना कितना था? 60,000। तो वो आपको पूरा 60,000 पे करके जाएगा। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है कि 60,000 के बदले में फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट,
उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है 59,000। दैट मीन्स बेटा यहाँ पे हमारा हो गया है 1,000 का लॉस। जो मैंने यहाँ पे 8,000 का गेन बुक करा था, मैंने रिसीव तो नहीं करा था ये 8,000 का गेन, मैंने तो अभी बुक कर लिया था। सिर्फ बुक करने का मतलब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस चीज को रिफ्लेक्ट करवा दिया था, कैपिटल में कैपिटल को 8,000 रुपए से बढ़ा दिया था। लेकिन जब मैंने देखा कि मुझे जो पैसा वापसी आना है वो पूरा पैसा वापस नहीं आया, तो क्या मतलब हुआ, मेरा 1,000 का जो मेरा यहाँ पे गेन मैंने बुक करा था उसको मुझे अब कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये 1,000 का लॉस मैं अपनी कैपिटल में से रिड्यूस कर दूंगी। ओके, नाउ ये दो ट्रांजैक्शंस हैं जो एकदम न्यू है, इनको ध्यान से समझेंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, पहले तो इस आउटस्टैंडिंग वर्ड को समझते हैं। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब है कि मेरे ऊपर खर्चा ड्यू हो चुका है, मतलब मुझे टाइम आ चुका है कि मुझे ये खर्चा पे कर देना चाहिए, लेकिन मैंने अब तक उसको पे नहीं किया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सब लोगों के घर में मेड्स आती होंगी या कोई काम करने डोमेस्टिक हेल्प आती होगी, तो आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ मुझे उनको पेमेंट कर देनी है। लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस अगर मैं फर्स्ट को पेमेंट नहीं करती हूं तो मेरा वो खर्चा ड्यू हो जाता है। ठीक है, खर्चा मेरे सर पे खड़ा हुआ है, मुझे टेंशन होनी चाहिए कि मुझे इसको पे करना था, लेकिन मैंने अभी तक पे नहीं कर पाया। और किसी भी चीज की अगर मुझे टेंशन होती है तो वो चीज होती है मेरी लाइबिलिटी। तो इसका मतलब ये रेंट आउटस्टैंडिंग जो है मेरी लाइबिलिटीज को बढ़ा रहा है। और दूसरा इसका इफेक्ट आएगा मेरी कैपिटल में, क्योंकि भाई देखो खर्चा तो है, मुझे पे तो आइडली करना चाहिए था, तो मेरी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी और मेरी कैपिटल को ये खर्चा 3,000 का मेरी कैपिटल को कम करेगा। ठीक हो गया, आउटस्टैंडिंग खर्चा। कोई भी आउटस्टैंडिंग खर्चा है मतलब मेरी जिम्मेदारी है, मेरी लाइबिलिटी है, मुझे टेंशन हो रही है तो मेरी लाइबिलिटी को बढ़ाएगा। दूसरा देखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड का मतलब एडवांस। मैंने किसी भी खर्चे को अगर एडवांस में पे कर दिया है, अभी उसका टाइम ही नहीं आया था, मैंने किसी को, मेरे कार साफ करने वाले भैया को मैंने 500 रुपए मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने उठा के उनको ऑलरेडी पे कर दिया, तो वो खर्चा होता है प्रीपेड खर्चा। अब अगर कोई खर्चा ऐसा है जिसको मैंने पहले पे कर दिया, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया, जिस महीने में वो खर्चा होना था, जिस महीने का वो खर्चा था उस महीने में नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आप लोगों ने अपने आप को निश्चिंत कर लिया आने वाले खर्चे से, तो इसका मतलब आपने अपनी एक एसेट जनरेट कर ली। साइमल्टेनियसली भाई खर्चा तो कर दिया ना, अब आपने पैसा तो चला गया ना आपके पास से, तो इसी को मैं अपने खर्चे में से मतलब कैश में से अपनी दूसरी एसेट में से कम कर दूंगी। ठीक हो गया, कैपिटल पे ये इफेक्ट इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि ये खर्चा मेरे इस एलोकेटेड पीरियड का नहीं था। ठीक हो गया, मेरे कोई भी खर्चे अगर उस रिस्पेक्टिव पीरियड जिसके मैं अकाउंट्स बना रही हूं अगर उससे बिलोंग करता है तो ही वो खर्चा मेरी कैपिटल को इंपैक्ट करेगा, अदरवाइज उसको मैं अपनी कैपिटल में इंपैक्ट होता हुआ नहीं दिखाऊंगी। ठीक हो गया, इसलिए हमने इसमें कैपिटल को कम नहीं करा है। कमीशन रिसीव्ड बाय हिम, ये किसी तरीके की उसको इनकम हो गई है, तो इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब मेरी सीधा सीधा मतलब ये होता है कि एक तो कैपिटल में ऐड कर देंगे और दूसरा मतलब ये होता है कि मेरा कैश प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, ये दो चीजें। उन्होंने अपने बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल खर्चे के लिए। अब भाई ऑब्वियसली प्रोपराइटर है, उसके अपने खर्चे भी तो होंगे, तो अगर वो ऐसा कुछ करता है तो आपकी एक तो कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, दूसरा आपका कैश कम हो जाता है। ठीक, एक नया वर्ड आ रहा है आप लोगों के सामने, डेप्रीसिएशन। व्हाट इज दिस डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन का मतलब होता है किसी भी आपकी फिक्स्ड एसेट जो आपने सेल के लिए नहीं रखी हुई है अपने पास, तो उस एसेट को
की वैल्यू को जो आइटम कम करता है उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। इसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से समझेंगे, इसके ऊपर पूरा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हम लोग उसको भी कवर करेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना कि डेप्रिसिएशन इज द अमाउंट दैट रिड्यूसेस द अमाउंट और वैल्यू ऑफ माय फिक्स्ड एसेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ साथ मेरी अचल संपत्ति को जो अमाउंट, जो पैसा घटा रहा है, जिस पैसे से, जिस वैल्यू से मेरा अचल संपत्ति घट रही है, उसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया। ये डेप्रिसिएशन मैं किसी भी व्यक्ति को पे नहीं करती, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ध्यान दीजिएगा, ये डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश खर्चा होता है जिससे मेरी एसेट कम हो रही है, लेकिन मेरे जो अमाउंट है, क्या बोलते हैं, कैश पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ये किसी को भी पे नहीं कर रही हूं। ठीक हो गया, ये चीज समझ आती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तो मेरी कैपिटल, देखो अब मैंने बिल्डिंग जो है वो मेरी कैपिटल का पार्ट थी 2 लाख, तो जब मेरी बिल्डिंग कम होगी तो क्या मेरी कैपिटल कम नहीं होगी? तो नेचुरल सी बात है, एक तो मेरी बिल्डिंग नाम की एसेट, बिल्डिंग नाम की एसेट वो कम हो जाएगी और साइमल्टेनियसली मेरी कैपिटल भी कम हो जाएगी। अगेन नेक्स्ट पॉइंट बोलता है फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड। अरे इससे सिंपल क्या हो सकता है भाई साहब, बिजनेस में दोबारा पैसा लगा दिया तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और मेरे पास कैश बढ़ जाएगा। कुछ नहीं दिया हुआ तो ये मानेंगे कि पैसे से इन्वेस्टमेंट हुई है। फिर उसके बाद बोलते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राखी। अरे राखी वर्ड सिर्फ दे रखा है, नाम दे रखा है किसी भी इंडिविजुअल का, तो इसको क्या बोलेंगे, ये कौन है, मेरे हमने सामान खरीदा है तो ये है मेरे क्रेडिटर। तो अगेन मेरा क्रेडिटर बढ़ गया और मेरे पास स्टॉक में इजाफा हो गया। ठीक हो गया। तो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों के सामने डिकोड कर दिया है। अब स्टेप बाय स्टेप करके हम इस क्वेश्चन को अपनी इक्वेशन में फिट करेंगे और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये मैंने शीट वापस से साफ कर दी। लेट्स बिगिन। सो दिस इज माय फॉर्मेट। एक सेकेंड, अब आप लोगों को शायद से पूरा फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा। ठीक हो गया। सो दिस इज माय कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। इसके अंदर अब हम ट्रांजैक्शन देखते जाएंगे और क्वेश्चन को करते जाएंगे। तो हमारा पहला था स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या इंट्रोड्यूस करा था, अगर आपको याद हो तो कैश लिया था हमने, हमने स्टॉक लिया था, गुड्स की बजाय मैं सीधा स्टॉक लिख रही हूँ, एक मैंने बिल्डिंग ली थी। अमाउंट एक बार कंफर्म कर लेते हैं, कैश है 230 का, मेरे पास कैश है 2,30,000 का, मेरे पास स्टॉक है 1,00,000 रुपीज का, मेरे पास बिल्डिंग है 2,30,000 रुपीज की। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, नहीं 2,00,000 रुपीज की मेरे पास बिल्डिंग है। इसको इरेज करेंगे। ठीक है, 2,00,000 रुपीज की मेरे पास बिल्डिंग है। लाइबिलिटी फिलहाल मेरे पास कोई है नहीं और कैपिटल मेरे पास आपको दिखाई दे रही है। इस तीनों चीजों का मैंने टोटल लगाना है। मेरा टोटल अमाउंट आता है 5,30,000। इज दैट ओके? ये आई होप आप सब लोगों को ये चीज एकदम क्लियर हो चुकी होगी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मुझे बोल रहा है ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में 50,000 रुपए का सामान खरीदा है। ध्यान देंगे, लिखेंगे यहाँ पे परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक हो गया। तो मेरे पास से 50,000 रुपया कैश जा चुका है, स्टॉक में 50,000 रुपया ऐड हो जाएगा। बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा टोटल अमाउंट, फाइनल अमाउंट देख लेती हूँ अब कितना आता है। मेरे पास कैश अब बच रहा है 1,80,000 रुपीज का। ठीक हो गया। मेरे पास स्टॉक हो गया है इस समय 1,50,000 रुपए का। मेरे पास बिल्डिंग है इस समय 2 लाख रुपए की। लाइबिलिटीज फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है और कैपिटल अगेन मेरे पास 5,30,000 की इंटैक्ट है। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर है।
नेक्स्ट अब देखते हैं, मैं इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए. नाउ वी आर लुकिंग एट द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. दिस इज ट्रांजैक्शन नंबर सी. ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर ₹35,000. ध्यान से देखेंगे. सोल्ड गुड्स. एक चीज मैं कंफर्म करना चाहूंगी कि गुड्स की सेल मेरी कैश में है या मेरी दूसरे तरीके से, मतलब क्रेडिट सेल्स है मेरी. ही सोल्ड गुड कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर 35,000. ठीक हो गया. चलिए आइए इस ट्रांजैक्शन को देखते हैं. मैंने गुड्स बेच दिए, तो सबसे पहले तो जी मेरे पास कितने के गुड्स चले गए होंगे? मेरे पास से गुड्स चले गए हैं 20,000 रुपए के. अब जरा ध्यान से देखेंगे, क्या मुझे यहाँ पे किसी इंडिविजुअल का नाम दिया गया है कि ये किससे मैंने गुड्स की ट्रांजैक्शन करी है, ये ट्रांजैक्शन किससे हुई है? मुझे उस पर्टिकुलर इंसान का, उस इंडिविजुअल का नाम नहीं दिया गया, तो यहाँ पे हम मानेंगे दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन. ठीक. तो अब यहीं पे मैं अपना कैश 35,000 रुपीज का ऐड कर देती हूँ. ठीक हो गया. बिल्डिंग पे मेरे कोई चेंज नहीं आया है, लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आया है. हाँ, कैपिटल में यहां से होने वाला 15,000 का गेन मेरे कैपिटल में ऐड हो जाएगा. इज दैट ओके? तो अब मेरे पास टोटल जो कैश में वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2,15,000. टोटलिंग प्लीज आप लोग साथ साथ चेक करते रहिएगा, कहीं कोई गलती ना हो. मेरे पास स्टॉक इस टाइम बच गया है 1,30,000 का. 2,00,000 रुपीज का मेरे पास बिल्डिंग इंटैक्ट है. थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, प्लीज एडजस्ट. मेरे पास इस टाइम जो कैपिटल है वो हो चुकी है 5,45,000. इज दैट ओके? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे हम लोग, ट्रांजैक्शन नंबर डी. ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल. नाम आ गया, परचेज है, तो इसका मतलब राहुल इज माय क्रेडिटर. मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी. कितने का सामान खरीदा है जी? 55,000 का. लेट्स डू इट. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल. ठीक हो गया. कैश मेरा जाएगा नहीं, यहाँ पे 55,000 का मेरा स्टॉक ऐड हो रहा है. बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं है. लाइबिलिटीज में अब मेरे पास एक नया लाइबिलिटी ऐड हो रहा है जिसका नाम है क्रेडिटर्स. कितने की? अगेन 55,000 की. आप लोगों ने देखा दोनों तरफ पे बराबर में इम्पैक्ट आ रहा है. ठीक है. एक एसेट साइड पे इम्पैक्ट आया और दूसरा मेरे स्टॉक पे इम्पैक्ट आया. कैपिटल में इस टाइम कोई चेंज नहीं आएगा. ओके. सो 2,15,000 इज माई कैश. मेरा जो स्टॉक हो चुका है वो हो चुका है 1,85,000 का. मेरा बिल्डिंग जो है वो एज इट इज रहेगा. मेरा क्रेडिटर 55,000 का. मेरा जो कैपिटल है वो रहेगा 5,45,000 का. ट्रांजैक्शन ई. He sold goods to Varun. So what will Varun be for my books of accounts? He will be my debtor क्योंकि this is a credit sales. Goods costing rupees 52,000 for rupees 60,000. I'm sorry, it is 60,000. स्टॉक कम हो रहा है 52,000 का, उसके बदले डेटर्स आ रहे हैं 60,000 के. Shall we put in? यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू वरुण. कैश मेरे पास कुछ आएगा नहीं, स्टॉक मेरे पास से चला जा रहा है. आप बताइए कितने का स्टॉक गया है? मेरे पास 52,000 का स्टॉक यहाँ पे माइनस हुआ. बिल्डिंग मेरी कुछ बढ़ी नहीं, लेकिन मेरे पास अब जो यहाँ पे बढ़ गया वो है मेरे डेटर्स. ठीक हो गया. तो मेरे कितने के डेटर्स बढ़ गए? 60,000 के डेटर्स बढ़ गए. तो क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं. 8,000 का जो डिफरेंशियल यहाँ पे आप लोगों को इस तरफ एसेट साइड पे दिखाई दे रहा है वो क्या होगा? जो 8,000 का डिफरेंशियल है वो मेरे कैपिटल में मैं अपना प्रॉफिट बुक कर रही हूँ
और मैंने यहाँ पे अपना कैपिटल रेस कर दिया है। मेरे पास अब फिलहाल कैपिटल हो चुकी है 8,000 रुपये मिलने के बाद 5,53,000। क्रेडिटर्स 55,000 के 55,000 ही रहेंगे। डेटर्स 60,000 हो चुके हैं मेरे पास। 2 लाख रुपए मेरे बिल्डिंग के थे। मेरा स्टॉक जा चुका है 52,000 का, तो 52,000 का स्टॉक जाने के बाद अब मेरे पास 1,33,000 का स्टॉक बचता है और कैश मेरे पास 2,15,000 इंटैक्ट। ओह, ये ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया, बट कोई बात नहीं। एफ पॉइंट को देखेंगे, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा वरना नेक्स्ट पॉइंट में दिक्कत आएगी। यही एक प्रॉब्लम है अकाउंटिंग इक्वेशन की, इतना गुच गुच हो जाता है कि लास्ट तक सारे जो इक्वेशंस है वो मर्ज हो जाती है। कोई बात नहीं, हम इसके साथ ऐसा नहीं होने देंगे। क्या था 2,15,000 का, एक काम करते हैं, नहीं हम लोग ऐसे ही लिखेंगे इसको 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 60,000। पॉइंट नंबर एफ देखेंगे। पॉइंट नंबर एफ बोल रहा है ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। राहुल को कैश पे कर दिया। अब जब कैश पे कर दिया तो कैश तो गया। कैश कितना गया? 53,000। हम लोगों ने 53,000 का कैश हटा दिया और राहुल जो मेरा क्रेडिटर था वो 55,000 का खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पेड टू राहुल। मेरे पास 53,000 मैंने उसको कैश पे करा। स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्डिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा, डेटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरा जो ये 55,000 का क्रेडिटर था ये खत्म हो गया। अब आने वाले टाइम में ये हो गया 0। कैपिटल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताइए? पड़ेगा भाई, बिल्कुल पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा मैम? हमने 55,000 के बदले उसको 53,000 दिए तो 2,000 का तो गेन हो गया, तो वो 2,000 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2,000 ऐड करते हैं। अब मेरे पास जो मेरी नई कैपिटल निकल के आ रही है वो है 555,000, 5,55,000 रुपए। ठीक है, क्रेडिटर्स हो गए मेरे 0, डेटर्स मेरे अगेन 60,000 के 60,000 है। 2 लाख रुपीस का मेरे पास बिल्डिंग है, 133 का मेरे पास स्टॉक है और मेरे पास ये जो अमाउंट आ रहा है कैश का 53,000 लेस करने के बाद आता है 162,000। आप लोग साथ साथ करते रहिएगा क्वेश्चन सो दैट आप लोगों को फिगर्स समझ आती रहे। ठीक है, नाउ पार्ट नंबर जी में मुझे बोल रहा है ही पेड सैलरी पेड बाय हिम 20,000। अब जब उसने सैलरी पे करी है तो ऑब्वियसली कैश में पे करी होगी। जी पार्ट में लिखेंगे पेड सैलरी। कैश कितना कम हो गया? 20,000 रुपीज से मेरा कैश कम हो गया। बाकी किसी चीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक, और क्योंकि मेरी सैलरी पे हुई है तो मेरा ऑब्वियसली कैपिटल भी कम होगा। तो 20,000 से मेरा कैपिटल कम हो गया। अब मेरे पास बचता है 535,000। ओके, क्रेडिटर 0 हो चुके हैं यहाँ पे। डेटर 60,000 ही बचे हैं। ये 1,62,000 था। अब मेरे पास एच पार्ट के लिए मेरा जो कैश अवेलेबल है वो है 1,42,000। ठीक है जी, 1,42,000। 133 मेरे पास अगेन स्टॉक दिख रहा है। 2 लाख रुपए मेरे पास बिल्डिंग दिख रही है। 60,000 रुपीज के मेरे पास क्रेडिटर्स डेटर्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मेरे पास ट्रांजैक्शन है एच। ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। वरुण कितने से डेटर था मेरा? 60,000 रुपए से, लेकिन उसने वापस कितना किया? 59,000 रुपीज मुझे वापस किए। तो रिसीव्ड फ्रॉम वरुण। आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो इन फुल सेटलमेंट भी आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा।
कैश कितना मिला है मुझे, मेरे को 59,000 का जी कैश रिसीव हुआ है। ठीक है, कैश मेरे पास से कुछ गया नहीं, बिल्डिंग पे कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं, डेटर्स 60,000 के गुम हो गए, खत्म, जीरो। ठीक हो गया, क्रेडिटर्स पे कुछ हुआ नहीं। हाँ, 1,000 रुपए का मेरा नुकसान हो गया बॉस, क्योंकि उसने मुझे पैसा वापस करा है तो 1,000 रुपए कम वापस करा। तो जो यहाँ पे 8,000 का मैंने प्रॉफिट बुक करा था उसमें से 1,000 यहाँ पे चला गया। समझ आती है चीज, कुछ भी ऐसा अतरंगी नहीं करा है जो आपको समझ ना आए। एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस। तो मेरे पास अब कैपिटल में बचता है 534,000, क्रेडिटर्स मेरे हैं जीरो, डेटर्स भी जीरो हो चुके हैं, 2 लाख रुपए की मेरे पास बिल्डिंग आ गई है, और 1,33,000 का मेरे पास स्टॉक है। और अब कैश बढ़ के मेरा हो चुका है कितना, ये हो गया है 2,01,000। अगेन मैंने इसको बड़ा बड़ा लिख दिया है, मैं क्यों भूल जाती हूँ कि ये मुझे ऐसे नहीं करना है, कोई बात नहीं, ये लो जी, ठीक हो गया। थोड़ी सी जगह आने वाले पॉइंट के लिए भी छोड़ेंगे, आई के लिए भी छोड़ेंगे। ठीक है, वापस हम अपने पेन पे आ जाते हैं। ये 1,33,000 ही रहेंगे, ये 2 लाख ही रहेंगे, ये जीरो रहेंगे, ये जीरो रहेंगे, और ये कितने हो गए थे, 534,000। आई पॉइंट देखेंगे अब ध्यान से। ओ, हम कहाँ पहुंच गए, आई पॉइंट। रेंट आउटस्टैंडिंग, मैंने आपको बताया था रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब हमारी लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में बढ़ाएंगे, लाइबिलिटी में यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, ओ एस, आउटस्टैंडिंग हो गया। और मैंने खर्चा है इसी साल से रिलेट करता है तो मुझे पे तो उसको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 3,000 रुपये मेरा रेंट आउटस्टैंडिंग, और 3,000 रुपये से मेरी कैपिटल कम होगी, क्योंकि ये इसी साल को बिलोंग करता था खर्चा, और जो मैंने नहीं किया मेरी लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है। ठीक हो गया, इसलिए 3,000, ये हो गया 5,31,000। इज दैट ओके, 5,31,000। एसेट साइड पे कतई किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं है, जो था सब वैसा ही रहेगा। रेंट आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। 2,01,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस जीरो। नेक्स्ट था मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस, जे पार्ट चेक कर लेते हैं जी। यस, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपए का प्रीपेड इंश्योरेंस। जो मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस है उसके लिए अब जगह तो नहीं बची है, बट डेटा जीरो हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे ना प्रीपेड इंश्योरेंस करके ऐसे लिख देती हूँ। अब आप लोग समझ जाएंगे, यहाँ पे छोटी सी जगह है। ठीक है, 2,000 रुपए का यहाँ पे मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस ऐड कर दिया, और कैश से ही दिया होगा ऑब्वियसली, तो 2,000 मैंने यहाँ से रिड्यूस कर दिया। ठीक है जी, अब ये मेरी नई सिचुएशन बनती है। भाई कैपिटल में से क्यों नहीं माइनस करा मैम, कैपिटल में से मैंने आपको पहले ही बताया था, इसलिए माइनस नहीं होगा क्योंकि ये मेरा इस साल को खर्चा बिलोंग नहीं करता है, प्रीपेड है। ठीक है, जो इस साल का खर्चा होगा वही सिर्फ माइनस होगा। ये कितना बचता है अब मेरा, 2,000 लेस कर देने के बाद अब मेरे पास जो अमाउंट आपके सामने आ रहा है दैट इज 199,000। ओके जी, 199,000, 1,33,000 मेरे पास स्टॉक है, बिल्डिंग है मेरे पास 2 लाख रुपए की, डेटर्स खत्म हो चुके थे, 2,000 रुपये प्रीपेड आ गया, जीरो प्लस 3,000 आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस 5,31,000। प्लीज डोंट माइंड, इट्स अलाइनमेंट और एवरीथिंग। ठीक है जी, अब हम पार्ट के पे आ रहे हैं। ही रिसीव्ड कमीशन, ठीक है, फॉर ₹13,000 कमीशन रिसीव हुआ है। कमीशन रिसीव्ड 13,000, अब 13,000 का कमीशन रिसीव हुआ है, भाई साहब प्लस कर दें। ठीक है, स्टॉक पे कोई फर्क नहीं, इस पे कोई फर्क नहीं, इस पे कोई फर्क नहीं, इस पे कोई फर्क नहीं, फर्क आएगा किस पे आप बताइए,
फर्क आएगा कैपिटल पे, क्योंकि जो जहां से एक्स्ट्रा पैसा आता है हम उसे गुड बच्चों की तरह चुपचाप से कैपिटल में ऐड कर देते हैं। कैपिटल में ऐड करने के बाद अब मेरी कैपिटल का अमाउंट हो जाता है 5,44,000। ठीक हो गया। 3,000 मेरे पास आउटस्टैंडिंग रेंट, 0 मेरे पास क्रेडिटर, 2,000 मेरे पास प्रीपेड, 0 मेरे पास डेटर, 2 लाख रुपए के मेरे पास बिल्डिंग, 1,33,000 रुपए का मेरे पास स्टॉक, और मेरे पास जो कैश निकल के आ रहा है कमीशन रिसीव्ड के बाद वो बचता है 2,12,000, 2,12,000। इज दैट ओके? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एल पॉइंट। एल है मेरा अमाउंट विड्रॉन फॉर हिम बाय फॉर पर्सनल यूज। 20,000 रुपए भाई साहब ने कैश के लिए निकाल लिए। अमाउंट विड्रॉन, ठीक है जी, पैसा निकाला है, 20,000 रुपए निकाले हैं। जब पैसा निकाल लिया तो जी कैश तो कम होगा ही होगा हमारा, कोई इसमें शक नहीं है। स्टॉक पे कोई फर्क नहीं, बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं, डेटर्स हमारे 0 थे, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा 2,000 रुपए का था। ठीक हो गया। क्रेडिटर्स पे कोई फर्क नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट पे कोई फर्क नहीं, और कैश निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए तो ऑब्वियसली कैपिटल तो कम होगी होगी। तो ये हमने जी कैपिटल भी कम कर दी। ठीक है, बहुत ध्यान से लाइंस डाल रहे हैं ताकि हमारी कोई गलती ना हो। ठीक है, अब मेरे पास कैश कितना बचता है? 1,92,000 का। आई होप आप सब लोगों को ये दिखाई जरूर दे रहा होगा, दो इट इज वेरी घिच पिच, बट प्लीज अकोमोडेट। 0, 2,000 प्रीपेड, 0 आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000 प्लस मेरे पास 5,24,000 की कैपिटल बचती है। पॉइंट नंबर एम, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बिल्डिंग के ऊपर, नॉन कैश एक्सपेंस है, बता दिया था। इसको लिखेंगे डेप्रिसिएशन। कैश में तो है नहीं, ये कैश नहीं जाएगा, स्टॉक पे कोई फर्क नहीं देगा। बिल्डिंग 10,000 का डेप्रिसिएशन है तो 10,000 से मेरी बिल्डिंग कम हो जाएगी। ठीक हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा, अरे, और क्रेडिटर्स पे कोई फर्क नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट पे कोई फर्क नहीं आएगा, और कैपिटल में से मेरा 10,000 रुपया कम हो जाएगा क्योंकि बिल्डिंग मेरे कैपिटल का पार्ट थी, तो ये भी तो कम होगा साइमल्टेनियसली। अभी जब आप आगे चलेंगे तो आपको इसका और रिफाइंड फॉर्म समझाया जाएगा कि व्हाट डज डेप्रिसिएशन मीन एंड हाउ इट रियली इम्पैक्ट्स आवर अकाउंट्स। ठीक है, अभी कुछ भी ज्यादा ना बोलते हुए हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चल रहे हैं, दैट इज परचेज गुड्स फ्रॉम राखी, नो फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड, आई एम सॉरी, इट इज फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड। यहाँ पे बैलेंस बचता है मेरे पास कैश का 1,92,000, 1,33,000 फॉर माई स्टॉक, 1,90,000 for my building, 0 for my debtors, 2,000 for my prepaid insurance, 0 for my creditors, 3,000 for my outstanding rent, and my capital is now left with 1,14,000. Okay, next, that was fresh capital invested 50,000. Very simple transaction. Fresh capital, ठीक है, 50,000 रुपीज का कैश आ गया होगा। अरे, 50,000 कैश आ गया, इधर कोई फर्क नहीं, इस पे 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 तो क्या ही होना है, इस पे कोई फर्क नहीं, हाँ इस पे अब फर्क पड़ेगा, ये बढ़ जाएगी, बल्ले बल्ले हो रही है। ओह, ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है जी, ब्रैकेट मीन्स माइनस, तो ध्यान से लगाइएगा, इमोशनल मत होना ब्रैकेट के साथ कि हर जगह ब्रैकेट लगाते चले गए। ठीक हो गया। अब मेरी जो नई कैश आ रहा है मेरे पास हो गया 2,42,000 का, प्लस 1,33,000 प्लस 1,90,000 प्लस 0 प्लस 2,000। आप पूछेंगे मैम 0 दिखाना जरूरी है? हाँ जी बिल्कुल दिखाना जरूरी है। ठीक है, 3,000 प्लस 5,64,000। इज दैट ओके? अब एक मैं यहाँ पे लिखना रह गया था, ओ पॉइंट, मैं खुद लिख रही हूँ। ओ पॉइंट को देखेंगे ध्यान से, आप लोगों के स्क्रीन पे ये आ गया ओ पॉइंट।
ओ पॉइंट बोलता है फ्रेश परचेज गुड्स फ्रॉम राखी 10,000 रुपीज, 10,000 के गुड्स हमने राखी जी से खरीद लिए हैं और राखी जी से 10,000 के गुड्स खरीदे। ठीक है, अगेन नाम दिया हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये होंगी मेरी मैडम क्रेडिटर। परचेज गुड्स फ्रॉम राखी। ठीक है जी, कैश तो गया नहीं, स्टॉक बढ़ गया। कितने का स्टॉक बढ़ाना है? 10,000 रुपए का हमने सामान इनसे खरीदा है, 10,000 रुपए का सामान बढ़ा दिया। बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं, डेटर्स पे कोई फर्क नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस पे कोई फर्क नहीं, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 10,000 रुपए से। आउटस्टैंडिंग रेंट एज इट इज, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं। ये आती है मेरी फाइनल इक्वेशन का अमाउंट, दैट इज 2,42,000 प्लस 1,43,000 प्लस 1,90,000 प्लस 0 प्लस 2,000, ये उधर घुसता जा रहा है, ये 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स, ये 3,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग रेंट, और ये 5,64,000 का मेरा कैपिटल। सो दिस इज माय होल क्वेश्चन। अगर अब आप दोनों साइड का टोटल लगा के देखेंगे तो 5,64,000 प्लस 10,000 5,74,000, 74,000 प्लस 3,000 इज 5,77,000, और सेम यही टोटल आ रहा है मेरी दूसरी साइड पे 5,77,000। सो दिस इज माय कंप्लीट क्वेश्चन विद सम न्यू ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्वड इन इट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा और अब आप लोग इस चीज को ठीक से समझ गए होंगे कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और ये हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज पे कैसे इम्पैक्ट करती हैं। इन केस आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ आई है या आप लोग कुछ और चीज जल्दी समझना चाहते हैं तो प्लीज डू लीव अ कमेंट। I will try to resolve this thing as soon as possible. See you next time with one more question for accounting equation with a different format, and that will be end of our this topic. Then we will be moving to our new topic. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.